और अब 5G यानी 5 जनरेशन की शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी शो का वो हिस्सा जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होगी। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी बड़ी खबर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें आप तक दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से फैले रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। हमारी सहयोगी ज्योत्सना लगातार हमारे साथ बनी है। ज्योत्सना, आज की पहली खबर कहां से होने वाली? सबसे पहले मैं प्रदीप दत्ता के पास जा रही हूँ, जम्मू से हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, क्या खबर है वहां से? देखिए, इस समय अभी भी अफगानिस्तान में काबुल की अगर बात करें तो काफी हालात खराब हैं। सुबह 6:40 पे एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट की तरफ रॉकेट से हमला करने की कोशिश हुई है। 2 रॉकेट दागे गए आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ से। एक रॉकेट जो है रेजिडेंशियल एरिया पे उसके स्प्लिंटर जा गिरे हैं। अभी तक कोई हताहत होने की कोई खबर ऐसी नहीं आई है, लेकिन देख रहे हैं जैसे जैसे जो अगस्त 31 की डेडलाइन करीब आती जा रही है, वैसे वैसे उनकी डेस्परेशन भी बढ़ती जा रही है। उनकी पूरी कोशिश है एक तो इवैक्यूएशन प्रोसेस को पूरी तरह से हैम्पर किया जाए, और दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी की जाए। बौखलाहट की वजह यह भी है कि कल एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ जिसकी पुष्टि अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने भी करी है। जो बिल अर्बन है वहां के कैप्टन, उन्होंने बताया कि कैसे एक वाहन जो था जिसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की पूरी कोशिश थी। एक इंटेलिजेंस इनपुट के तहत ड्रोन अटैक किया गया, जो कि दूसरा ड्रोन अटैक था जिसमें सुसाइड बॉम्बर और उस गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक धमाका हुआ जिसमें लगता है कि कुछ सिविलियन की कैजुअल्टी हुई है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जहां तक अफगान ऑफिशियल्स का सवाल है, वो कहते हैं कि 3 बच्चे उसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए, लगातार एक एक्शनेबल इनपुट्स मिल रहे हैं। उस एक्शनेबल इनपुट्स को लेकर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे जब ब्लास्ट हुआ था काबुल के बाहर, जिसमें 170 के करीब लोग मारे गए थे, उसमें 13 यूएस के कमांडोज भी थे, मरीन कमांडोज। उसके बाद भी एक ड्रोन स्ट्राइक किया गया था नंगरहार प्रोविंस में, जिसमें कहा जाता है कि आईसिस खुरासान के जो आका, जो मास्टर प्लानर थे, जिन्होंने वो अटैक प्लान किया था, उसको और उसके एसोसिएट को मार दिया गया था। वो भी एक वाहन में जा रहे थे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपकी जरूरत नहीं है कि जमीनी सतह पे आपकी फौज का होना। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उनको तहस नहस कर सकते हैं। प्रदीप, जिस तरह से आज जो 2 रॉकेट्स दागे गए हैं, 2 रॉकेट से जो अटैक हुआ, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? किसकी तरफ से ये अटैक किया गया है? क्या, क्योंकि चूंकि ये रहवासी इलाका था, तो क्या यहाँ पर कोई घायल हुआ है? किसी तरह की जानमाल के कोई नुकसान की खबर है? देखिए, अभी तक स्केची डिटेल्स आ रही हैं। अभी तक ये मालूम नहीं कि कोई घायल हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता है कि 2 रॉकेट दागे गए। आप देखिए लेवल ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि जब ड्रोन अटैक में आप एक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रोन अटैक में आपके फिदायीन मारे जाते हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकवादियों के बीच में डेस्परेशन होगी, बौखलाहट होगी। और वही एक वजह है कि लगातार वो काबुल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इस वक्त सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस है, जहां से वो प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ में। तो आज की इस बड़ी खबर पर तो नजर रहेगी, लेकिन अब रुक कर लेते हैं टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता रविकांत का। रविकांत, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर हो सकती है जो खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रहेगी? देखिए नैना, खबरों के सेंसेक्स में आज बड़ी खबर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीजेपी जो है ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, और इसका आगाज़ 2 सितंबर को अयोध्या से होगा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसमें 35% अगर गैर यादव को छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, और इस वोट बैंक को भुनाने के लिए बीजेपी मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के लिए अच्छे काम किए गए हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएगी। मसलन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया, 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मोदी सरकार ने किया, और मोदी सरकार ने कई ओबीसी वर्ग के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। ठीक उसी प्रकार से योगी मंत्रिमंडल में जितने भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं उन 75 जिलों में जाएंगे, जनता को ये बताएंगे कि पिछली सरकारों ने उनके लिए
सिर्फ वादे किए, हकीकत में कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया। तो चुनावी राज्य है, हर पार्टी अपने तरीके से प्लान तैयार कर रही है। इसी प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है, जिसमें ओबीसी सम्मेलन किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता और जो ओबीसी मोर्चा है वो जनता के बीच में पहुंचकर लोगों को बताएगा कि किस तरीके से हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव हों तो इस बात को ध्यान रखकर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। लेकिन बीजेपी का इस तरीके से ओबीसी को टारगेट करना एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। रविकांत, तो क्या सपा की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी अभी तक? जी बिल्कुल अनंत, यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी ये जानती है कि समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो यादव बिरादरी का जाता है, उसमें बीजेपी सेंध लगाने का प्रयास करेगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ हैं जिनका समर्थन 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और यही वजह है कि दोनों बार केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। इसलिए ओबीसी पर खासी नज़र है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके वर्ग के नेताओं को लुभाने के लिए, उस समुदाय को लुभाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है, ताकि अगर एक 35% का वोट बैंक जो है अगर बीजेपी के खाते में आ जाता है तो बीजेपी आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे लेंगे। मोहित हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? देखिए, इस तरह से करनाल द्वारा आज जो है किसान। मोहित, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, वापस हम लौटेंगे, आपसे लेंगे जानकारी। बताइएगा क्या बड़ी खबर है जिस पर आज दिन भर हलचल रहेगी? और अब शिवानी का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, आपके पास क्या बड़ी खबर आज के दिन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर फिलहाल आज बीजेपी द्वारा प्रदर्शन होंगे महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मंदिरों को खोलने को लेकर, क्योंकि लगातार पैंडेमिक में जब से कोरोना के केसेस मुंबई महाराष्ट्र में कम हुए, कई सारी राहतें लोगों को दी गई। पब्लिक प्लेसेस ओपन हुए, शॉपिंग मॉल, सेंटर्स, पार्क्स और गार्डन्स भी ओपन थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिर बंद है, यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो बंद है, जिसको लेकर बीजेपी आज अपना प्रदर्शन करेगी मुंबई के और महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंदिरों के बाहर। हालांकि ऑफिशियल नोट पर अभी तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित होने की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के जो पार्टी नेता हैं, अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो धर्म को न्याय दिलाएंगे महाराष्ट्र में। ये सरकार जिन्होंने पहले लॉकडाउन के बाद लगातार 5 महीने तक मंदिरों को बंद रखा था, एक तरफ जहां शॉपिंग सेंटर खुले हैं वहीं दूसरी तरफ हम मंदिरों को भी खुला रखना चाहिए, ये बीजेपी की डिमांड होगी, जिसको लेकर सोमवार के दिन आज बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर शंख बजाते हुए धरना करेगी मंदिरों को खोलने को लेकर। हालांकि अभी भी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के जो अन्य नेता हैं उनका यही साफ साफ कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड और निर्धारित की गई जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए दहीहंडी का पर्व नहीं मनाना चाहिए। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में जो थर्ड वेव का खतरा है उसको मद्देनजर रखते हुए मंदिरों को न खोलने का डिसीजन लिया गया है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल महाराष्ट्र में बना हुआ है बीजेपी वर्सेस महाविकास अघाड़ी के बीच में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साकेत भी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। साकेत, क्या खबर है आपके पास? देखिए, बिहार से जो खबर है वो राजनीतिक खबर है, क्योंकि कल यहाँ पर जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बार फिर से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया। बैठक में बाकायदा इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले अभी तक इस तरह का प्रस्ताव जेडीयू के तरफ से पारित नहीं किया गया था, लेकिन कल की जो बैठक थी नेशनल काउंसिल की, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यताएं हैं। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यही मांग एक बार फिर से जेडीयू के तरफ से उठी थी और लोग जो जेडीयू के नेता थे वो खुलकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम के लिए एक कह सकते हैं सर्वमान्य नेता है, उनमें वो क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए। तो एक बार फिर से परिषद की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित करना ये बड़ा सवाल है और इसको जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें एक सबसे अहम बात यह है कि जो
ठीक है साकेत, यानी कि ये वाली खबर भी जेडीयू और नीतीश से जुड़ी हुई बड़ी खबर रह सकती है। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं गोविंद गुर्जर का हमारे साथ में। गोविंद, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो प्रमुख रह सकती है? देखिए, यहाँ पिछले एक हफ्ते से जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, और पिछले 10 दिन में 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कल कह चुके हैं कि जो भी इस तरह के सांप्रदायिक तनाव को या इस तरह की घटनाओं को में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और की भी जा रही है। वहीं जो विक्रांत भूरिया हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने चेतावनी दी है राज्य सरकार को कि अगर जो नीमच में जिस शख्स को गाड़ी से घसीटा गया, जिसकी बाद में मौत हो गई आदिवासी शख्स की, उस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अगर 3 और गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वो बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। तो यहाँ पर कहा जाए तो जो विपक्ष है वो सरकार को कटघरे में खड़े किए हुए है कि लॉ एंड ऑर्डर के स्टेटस पर मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस ऐसे गैंग को बढ़ावा दे रही। गोविंद बने हमारे साथ, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, आपके पास क्या अपडेट आज खबरों के सेंसेक्स में? देखिए, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आज वो दिन है जब लोग अपने घरों से निकलते हैं और अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोगों को आज बड़े मंदिरों में दर्शन से महरूम रह सकते हैं, क्योंकि आज डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत बड़े मंदिरों में आम पब्लिक की एंट्री नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हूँ, जो बिरला मंदिर के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे सुबह से ही जन्माष्टमी के दिन हजारों लोगों की भीड़ आती है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँ कि मंदिर परिसर पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पे किसी भी शख्स की एंट्री नहीं है। और मंदिर के बाहर का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहां बैरिकेड कर रखे हैं, किसी भी तरीके से लोगों की एंट्री यहां पे अलाउ नहीं की गई है, और पुलिस बल का जो है वो मौजूद है। लोग जो आ रहे हैं वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं, और जन्माष्टमी के दिन भी उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पूजा पाठ है वो पूरे भव्य तरीके से किया जाएगा। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो पूरे विधि विधान से मनाया जाता है, वैसे मनाया जाएगा। आपके पास लौटेंगे हम। इस वक्त हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं दीपक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो यहाँ पर 3:20 पर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद रामलीला मैदान से सीधे वो जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ तक वो पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। जो कहा जाता है भव्यता और दिव्यता दोनों का संगम आज मथुरा में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पिछले साल वो नहीं जा पाए थे, और ऐसे में अब उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि इस बार वो साक्षी बने और यहाँ पर दर्शन भी जरूर करें। हमारे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, और आप अपने साथ में गोपाल जी को लेकर आए हैं, क्या आपकी तैयारी और कितना आपका जुड़ाव है? जी देखिए, जुड़ाव तो बहुत है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, आपके पास लौट रहे हैं। पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, आपके पास आज के दिन के लिए क्या बड़ी खबर? देखिए, जहां कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, वहीं पे कुछ डॉक्टर्स ने स्कूल खोलने के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के बड़े डॉक्टर नरेश त्रिहान का कहना है कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों के लिए खतरा है, और अगर संक्रमण बच्चों के बीच में फैला तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि स्कूल खोलने के फैसले पर नरेश त्रिहान अब सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अगर हम कोविड का आंकड़ा समझे तो देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह केरल है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में मात्र 31 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार से लेकर तमाम बिल्कुल, तो नरेश त्रिहान कह रहे हैं कि बच्चों पर ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो स्कूल खोलने को लेकर चिंता जता रहे। शिल्पा में और जानकारी देंगी, अगली खबर बताएंगे। शिल्पा, आप ओवर टू यू, क्या खबर है? केरला में अभी भी कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वो एक कॉज ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और अगर आप नेशनल टैली भी देखें तो केरला से है ज्यादा केसेस केरला से ही रिपोर्ट हो रहा है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने ये बताया कि द रीजन व्हाई केसेस आर गोइंग अप वो इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिए थे, और उसके बाद ओणम सेलिब्रेशन 10 दिन का जो हुआ था, इसके कारण अभी केसेस ज्यादा हो रहा है। और अभी गवर्नमेंट जो है यहाँ
थोड़ा उनके स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर करने के सोच रहे हैं। अभी कल टेस्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हेल्थ मिनिस्ट्री, सब दे आर आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू ब्रिंग द केसेस अंडर कंट्रोल। तो अभी ठीक है शिल्पा, और 75 लोगों की एक दिन में जान जाना और लगातार सबसे ज्यादा केरल से कोविड के केसेस आना, ये दर्शाता है किस तरह के हालात है। और यही वजह है कि अक्सर नाइट कर्फ्यू जो है वो केरल में लागू किया है प्रशासन ने। फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुणिल का। अरुणिल, आज आपके अनुसार कौन सी ऐसी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रह सकती है? तो एक्टर अरमान कोहली को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अरमान कोहली को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट दिखाया था। उनके घर से कुछ 2.1 ग्राम्स कोकेन बरामद हुआ था। अभी ये कंज्यूमेबल अमाउंट तक आता है, तो उनको आज बेल मिलने की भी संभावना है। जी ठीक है, यानी कि आज अरमान कोहली पेश किए जाएंगे, एनसीबी कस्टडी में है फिलहाल, और अब उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो अरुणिल हमें बता रहे हैं कि आज किस तरह से खबरें रही हैं, लेकिन अभी आपने जान लिया हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं देश भर में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो प्रमुख रहने वाली हैं। अब खबरों का सेंसेक्स क्या कहता है? बिल्कुल, खबरों के सेंसेक्स के हिसाब से क्या प्राथमिकताएं किस किस खबर की रही है वो दिखाते हैं आपको। दो अलग अलग मीटर आपको दिखाएंगे। पहले मीटर में, पहली टैली में आपको वो खबरें दिखाएंगी, तो खबरों का वो क्रम दिखाएंगी जो कि खबरों के सेंसेक्स से पहले बना हुआ था, और जो दूसरी टैली होगी, जो दूसरा क्रम होगा, वो क्रम आपको बताएगा कि खबरों के सेंसेक्स में खबर दिखाने के बाद, उनकी पूरी ABCD जानने के बाद, खबरों की प्राथमिकताएं जो तैयार की गई हैं, उनकी प्राथमिकताएं किस आधार पर तैयार हुई हैं, प्राथमिकता तैयार करने के बाद अब क्या क्रम रहना उनका हो गया। बिल्कुल, तो दीपिका, ओल्ड और न्यू रैंक जो है वो क्या कहती है? आज खबरों का सेंसेक्स क्या है, कौन सी खबर प्रमुख है? बिल्कुल, अगर न्यू रैंक की हम बात करें तो सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट के पास कई हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, ये सबसे ऊपर रह सकती है राजीव। इसके साथ साथ पानीपत में किसानों की महापंचायत है, इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि हरियाणा में जो बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये महापंचायत अहम। मध्य प्रदेश में बर्बरता देखने को मिली, अलग अलग जगहों से केसेस आए। ये देखिए खबरों का क्रम है, और इसमें अभी अगर बदलाव की बात करें तो जो न्यू रैंक है इसमें आपको नजर आ रहा है अरमान कोहली ड्रग्स मामले में आज सुनवाई होनी है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और देश भर में जन्माष्टमी की रौनक है। ये खबरों का क्रम।